अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 1.1 की एग्जांपल्स अरविंद क्रेसी की टेक्स्ट बुक से। आज हम एग्जांपल 1.1-6 करेंगे, जो कि हमारी एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 1 जो थी वो रियल लाइन थी, और एग्जांपल 2 जो है वो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर था। एग्जांपल 3 जो है वो यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब था, और एग्जांपल नंबर 4 जो है वो यूक्लिडियन स्पेस आर एन एंड यूनिटरी स्पेस सी एन थी, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दी हुई थी। एग्जांपल नंबर 5 द सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है ये। इस स्पेस के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम तर बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैट्रिक किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स की फॉर्म क्या है। ठीक हो गया, और फिर इसके ऊपर मैट्रिक को भी डिफ़ाइन करेंगे। द सीक्वेंस स्पेस L infinity consists of all bounded sequences of complex numbers. Sequences of complex numbers, तो ये आप लोग लिख लें साथ में। तो इसके सीक्वेंसेस की फॉर्म क्या होगी? आप इस स्पेस में से जब कोई सा भी एलिमेंट लेंगे ना, तो वो एक सीक्वेंस होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का। और कैसा सीक्वेंस होगा? ये एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब आपको बाउंडेड सीक्वेंस की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। लेट x belong to L infinity, देन x किसके इक्वल होगा? ये एक सीक्वेंस होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसकी टर्म्स जो है वो हम xi1, xi2, xi3 अप टू सो ऑन ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये जो टर्म्स हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वेयर xij belong to the set of complex numbers. ठीक है, for all j equal to 1, 2 and up to so on. क्लियर है? और इसको आप सिर्फ यूं भी लिख सकते हैं, x is equal to xij, सिर्फ इस तरह से करके भी लिख लें। और फिर यहाँ पर आप j की वेरिएशन दे दें 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अब चूँकि ये सीक्वेंस x एक बाउंडेड सीक्वेंस भी है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, रियल एनालिसिस के अंदर आपने सीख रखा है कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x हैं। बाउंडेड उस सूरत में होता है कि जब एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे, उस पॉजिटिव रियल नंबर को हम m कह देते हैं, कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn लेस देन और इक्वल टू mi फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब यह हुआ कि इस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ m के बराबर या m से छोटी होंगी। अब इसी डेफिनेशन को कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कम्प्लेक्स बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो फिर इसी के आगे हम लिखेंगे कि एंड देयर एग्जिस्ट या देयर इज अ रियल नंबर Cx such that the absolute value बल्कि मॉडुलस ऑफ
xi j is less than or equal to cx for all j belonging to the set of natural numbers, यानी j equal to 1 2 3 and up to so on। ठीक हो गया। अब यहाँ पर c के साथ सबस्क्रिप्ट में हमने x क्यों लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि ये जो नंबर c है ना, ये आपके सीक्वेंस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो फिर उसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बाउंड करने वाला नंबर भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम रियल सीक्वेंसेस की बात करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, एक सीक्वेंस आप xn ले लें जिसकी टर्म्स जो है वो क्या है, -1 1 -1 1 0 एंड अप टू सो ऑन। 1 -1 और 0 की फॉर्म में ये सीक्वेंस है, तो इसको बाउंड करने वाला जो सीक्वेंस इसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बाउंड करने वाला जो नंबर है वो क्या है, 1 है। ठीक हो गया। अब जब मैं सीक्वेंस को और ले लेता हूँ, yn ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी टर्म्स में -2 2 2 लेता हूँ, तो फिर इस केस में इसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बाउंड करने वाला नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर cx 1 है और इस जगह पर cx 2 है, तो फिर ये जो नंबर है ये आपके सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इसकी सबस्क्रिप्ट में x लिख दिया कि इट मे डिपेंड ऑन x। ठीक है, और ये j के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ऑफ कोर्स, तो ये बात लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो हाल हो गया इसकी टर्म्स का, क्या इन्फिनिटी स्पेस की टर्म्स कैसी हैं। अब ये देखना है कि इसके ऊपर मेट्रिक किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, द मेट्रिक d on L infinity is defined as d of xy is equal to the supremum over all natural numbers j of the mod of xi j minus theta j। तो ये इसके ऊपर मैट्रिक है। इसमें y जो है वो क्या है, ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर्स का, और इसकी टर्म्स क्या है, y इक्वल टू ईटा j, वेयर y is equal to eta j belongs to L infinity। सिंपल सी बात है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है और ये भी इस तरह की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक नंबर, एक रियल नंबर cy एग्जिस्ट करेगा सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू mod of eta j is less than or equal to cy for all j belonging to the set of natural numbers। तो ये है इसका सुप्रीमम। सुप्रीमम की ज़रा फॉर्म गौर से देखें कि ये है क्या। आपने क्या करना है, ये जो दो सीक्वेंसेस आए हैं ईटा जे और xi j, इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में से इसकी फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, एक टर्म आपके पास आ गई, और फिर सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म में से इसकी सेकंड टर्म, फिर इसकी थर्ड टर्म में से इसकी थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो इस तरह से इन डिफरेंसेस का आपके पास एक सेट आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इन डिफरेंसेस की साथ में आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी लेते रहें, मॉड्स भी लेते रहें, तो इन डिफरेंसेस के मॉड्स का एक सेट आ जाएगा आपके पास। फिर उस सेट का सुप्रीमम लें, वो जो सुप्रीमम है वो इस मैट्रिक के इक्वल है। अब यहाँ पर नीचे j बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो यानी कि आपने क्या करना है, j की वेरिएशन देनी है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जिस सेट का ये सुप्रीमम लिया गया उसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, j इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वो बनेगी xi 1 माइनस ईटा 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर सेकंड टर्म xi 2 माइनस ईटा 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट आ गया। ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली काउंटेबल। तो इसका आपने सुप्रीमम लेना, ये सुप्रीमम इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय शॉर्ट करके ये लिखते, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक मैट्रिक, और ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो शो दैट L infinity is a metric space। ठीक है, मैट्रिक आपको पता चल गया कि इसके ऊपर मैट्रिक जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। सॉल्यूशन या प्रूफ ये पेपर्स में आ भी सकता है, वैसे BSc लेवल का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप M1 चेक करें। देखें एक्साई जे माइनस ईटा जे को कंसीडर करें। ये क्या है, मॉड है, आपको पता है, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, फॉर ऑल जे इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन। सही हो गया, यानी कि अभी जो हम सेट डिस्कस कर रहे थे उसकी तमाम तर टर्म्स क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो ये जो यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन है वो यही बता रही है कि जो हमारा सेट था अंडर द डिस्कशन उसकी तमाम तर टर्म्स या उसके तमाम तर एलिमेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक ऐसा सेट आ जाता है जिसके तमाम तर एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव हों, ठीक, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हों, तो फिर उसका सुप्रीमम क्या होगा, उसका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव होगा। ऐसा ही है ना, पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट ले ले, चले नॉन नेगेटिव नंबर्स का सेट 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू 100, ये एक सेट ले लिए। व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, 100। ठीक है, विच इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज सुप्रीमम। ठीक है, और इसी तरह से सिंगलटन सेट ले लें, इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम 0 है। तो ये भी नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का सेट है, ये भी नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का सेट है। इसके केस में सुप्रीमम पॉजिटिव और इसके केस में सुप्रीमम 0 आया, तो फिर कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसका सुप्रीमम नॉन नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव, यानी नॉन नेगेटिव। तो इसके पीछे आप लिखेंगे कि सिंस दिस थिंग इज नॉन नेगेटिव देयरफॉर d of x and y which is equal to the supremum over j belonging to the set of natural numbers of the mod of xij minus eta j is greater than or equal to 0। Very simple। अब आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी M2 इस्टेब्लिश करते हैं। अभी हमने देखा है कि इस सेट का सुप्रीमम जो है वो 0 के इक्वल सिर्फ उस सूरत में आएगा जब ये सेट क्या हो, सिंगलटन सेट हो और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कौन सा एलिमेंट हो, 0। अब इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। d ऑफ एक्स वाई जो कि किसके इक्वल है, सुप्रीमम j बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्साई j माइनस ईटा j। ये 0 के इक्वल लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में 0 के इक्वल होगा जब ये जिस सेट का सुप्रीमम लिया गया है उस सेट के तमाम तर एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएं, 0 के इक्वल हो जाएं, यानी कि वो सिंगलटन सेट हो, एक ही उसके अंदर एलिमेंट हो और वो एलिमेंट 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सुप्रीमम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में 0 होगा जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्साई j माइनस ईटा j ये 0 के इक्वल हो फॉर ऑल j इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू n। अब बात को समझ गए ना, इफ एंड ओनली इफ the mod of xi j minus eta j is equal to 0 for all j equal to 1 2 3 and up to so on। अब ये यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन क्या बता रही है कि उस सेट का हर एक एलिमेंट जो कि इस फॉर्म में है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ 0 सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है जब वो नंबर खुद 0 हो।
सो इसी के आगे आप लिखेंगे कि दिस इज़ वैलिड इफ़ एंड ओनली इफ़ xi j माइनस ईटा j इज़ इक्वल टू 0, यानी xi j इज़ इक्वल टू ईटा j फॉर ऑल j इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपका सीक्वेंस x1 था, सॉरी जो आपका सीक्वेंस x और y है, उनके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये इक्वेशन क्या कहती है? j की वेरिएशन दे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। j इक्वल टू 1 लगाएं तो आपके पास आता है xi 1 इक्वल टू ईटा 1, j इज इक्वल टू 2 लगाएं xi 2 इज इक्वल टू ईटा 2 आ गया एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस x की फर्स्ट टर्म सीक्वेंस y की फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड टर्म x की सेकंड टर्म y की सेकंड टर्म के इक्वल है एंड अप टू सो ऑन, यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल है। तो फिर इक्वल सीक्वेंसेस की डेफिनेशन के मुताबिक सीक्वेंस x और सीक्वेंस y के दोनों इक्वल सीक्वेंसेस हैं। दैट इज द सीक्वेंस x इज इक्वल टू y। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y। ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका लेवल अब मास्टर्स है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बहरहाल मैंने आपको डिटेल सारी बता दी हैं, तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। d ऑफ एक्स वाई दोबारा से कंसीडर करें, दिस इज इक्वल टू xi j माइनस ईटा j। पहली तीन प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश करना आसान होती हैं, स्पेशली M3 तो बिल्कुल आसान होती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए उसको आपने ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में आपको पता है कि माइनस को कॉमन कर सकते हैं, फिर वो माइनस ख़त्म भी हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। तो सुप्रीमम को आप ऐसे ही रहने दे दें, तो ये वाला नंबर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ईटा j माइनस xi j। तो ये क्या बन गया? d ऑफ yx। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। जल्दी से लिख लें, अब मैं आपको यहाँ ट्राइंगल इनइक्वालिटी करवाऊँगा। लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को कहा था कि रियल एनालिसिस ठीक आनी चाहिए, तभी जाकर आपको फंक्शनल एनालिसिस सही तरह से आएगी। और अब मैं वैसे भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स कर रहा हूँ, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सही तरह से आने चाहिए, स्पेशली एडवांस्ड कैलकुलस आपको सही आनी चाहिए और रियल एनालिसिस ठीक आने चाहिए। ट्राइंगल इनइक्वालिटी M4 इसके लिए आप फिर दो एलिमेंट्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो तीसरा एलिमेंट भी लेके आए। लेट z be equal to zeta 1, zeta 2, zeta 3 and up to so on। एंड देखिए, हमने एक सीक्वेंस ले लिया कम्प्लेक्स नंबर्स का। अब इसको एल इन्फिनिटी से बिलोंग करवाना है, इसका मतलब है कि इसको बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। सच दैट लिख लें, सच दैट the absolute value of zeta j is less than or equal to cz, ठीक है, for all j equal to 1 2 3 and up to so on, ठीक है, for some cz belonging to the set of real numbers। तो यानी कि आपका सीक्वेंस ये वाला जो वो क्या है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। देन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि z जो है इट बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। यूँ करना लाजमी होता है। जब ये आप एक नया एलिमेंट लेकर आएंगे तो आपने ये बताना होगा कि वो एल इन्फिनिटी से, आपकी गिवन स्पेस से, अंडरलाइंग स्पेस से बिलोंग करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नाउ d of x y which was equal to the supremum over j belonging to the set of natural numbers of xi j minus eta j, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, मैं पहले स्टेप में ही ईटा j जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस ईटा नहीं, जीटा j माइनस जीटा j प्लस जीटा j माइनस ईटा j।
सही हो गया। अब एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर आ गया। अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्टली चले ट्राइंगल इनइक्वालिटी बता तो देते हैं कि भाई ये जो चीज़ लिखी है इसको अगर आप a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये a प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिए और a प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b होती है। अभी लिखना नहीं, आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, यूँ कर देते हैं और फिर साथ में इधर सुप्रीमम लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं। तो मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जब मैं खुद मास्टर्स कर रहा था तब मैं ऐसे ही किया करता था उस वक्त। तो यूँ करते हैं और फिर आगे जो है वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं और अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस सुप्रीमम को इसके साथ और फिर इसी सुप्रीमम को इसके साथ ये लैदा करके लिख देते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में किया जाता है। ज़ाहिरी तौर पर तो यूँ लग रहा है जैसे ठीक है, बट दिस इज़ कंसेप्चुअली वेरी रॉन्ग एंड इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेंडर। तो एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है वो हमने अब यहाँ सीखना है। देखें एक्सरसाइज 2.4 रॉबर्ट जी बर्टल वाली जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, रियल एनालिसिस की जो हमारी रिकमेंडेड बुक है, 4th एडिशन उसका, एक्सरसाइज 2.4 उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे, एक है क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 या 7। तो इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इनको यूज़ करें तो मैं आपको जस्ट इधर रेफ़र कर दूंगा बार बार ताकि बताने की ज़रूरत ना रहे। देखें अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही, एक है फंक्शन f और एक है फंक्शन g, सही है। सपोज़ करें कि ये कॉमन डोमेन d के ऊपर डिफाइंड है, इन दोनों की डोमेन सेम है। अगर डोमेन इनकी सेम नहीं है, इसकी डोमेन d1 है और इसकी डोमेन d2 है, तो फिर ये अपनी डोमेन्स के इनकी डोमेन जो है ना उनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वो इंटरसेक्शन आप d लेना, सही हो गया। यानी कि इन दोनों की डोमेन्स में कोई ना कोई कॉमन रीजन ज़रूर है जिसको हम d से डिनोट कर। अच्छा चले आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाए। तो इस केस में अगर आप लेते हैं सुप्रीमम ओवर d किसका, f ऑफ x प्लस g ऑफ x का, यानी कि x बिलोंग्स टू d, ये जब आप सुप्रीमम लेंगे तो फिर ये जो सुप्रीमम है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू d प्लस द सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x ओवर x बिलोंगिंग टू d। ये चीज़ है, सही है। किसी जगह पर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक, और किसी जगह पर एक और रिज़ल्ट मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दूसरी बुक से बता रहा हूँ और वो बुक है एजित कुमार की बुक, एजित कुमार, ठीक है, रियल एनालिसिस की। ये बुक आप लोग मेरे से ले सकते हैं, मैंने ये बुक पढ़ी हुई है इंडिपेंडेंटली। तो इस बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.2-12। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है, सेट A, जिसके एलिमेंट जो हैं वो A I हैं, ठीक है। इसमें I क्या है, I एक इंटरवल या किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाला सेट, हमारी इस क्वेश्चन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि ये कैपिटल I जो है वो ये वाला सेट हो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा सेट B है, उसके एलिमेंट्स आप BI ले लें वेयर I बिलोंग्स टू द सेम सेट I, ठीक है। अगर ये सेट्स कुछ ऐसे हैं कि सेट A की करस्पॉन्डिंग टर्म्स सेट B की टर्म्स से छोटी हैं, सेट A की टर्म्स सेट B की करस्पॉन्डिंग टर्म्स से छोटी हैं, यानी या छोटी हैं या इसके बराबर हैं, यानी कि
ए आई इज लेस देन और इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू द सेट आई। ये सिचुएशन अगर हमारे पास आ गई है, ए आई इज लेस देन और इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू द सेट आई, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर आई के बजाय ये वाला सेट है तो फिर इसकी जो फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट एलिमेंट है इस सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से छोटी या इसके बराबर है। यानी A1 इज लेस देन और इक्वल टू B1, A2 इज लेस देन और इक्वल टू B2 एंड अप टू सो ऑन। इस वाले केस में ये सिचुएशन आ रही है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि इसका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ द सेट A, it will be less than or equal to the supremum of the set B. Similarly, infimum के लिए भी यही केस होल्ड करेगा। तो infimum of A will also be less than or equal to the infimum of the set B. और इस रिजल्ट को मैंने रियल एनालिसिस के भी लेक्चर के अंदर यूज़ किया है। कम्प्लेक्स रिमान स्टेजेस इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसके आखिरी जो थ्योरम्स थे, थ्योरम 17-18 में से एक थ्योरम के अंदर मैंने ये रिजल्ट यूज़ किया इन्फीमम वाला। ठीक हो गया। तो ये है, ठीक हो गया। तो इसको भी अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में ज़रा आप नोट करें कि क्या सिचुएशन आती है। देखें, आपको ये पता है बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक्साई जे माइनस जीटा जे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी। टीचर्स भी इससे काफ़ी सीख सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सही तरह से गाइड कर सकते हैं। दिस थिंग, चलो इसको पूरा लिख लें, ब्रैकेट्स के साथ लिखें, एक्साई जे minus zeta j absolute value, this is less than or equal to absolute value of xi j minus zeta j plus absolute value of xi j minus zeta j minus eta j, eta j था सॉरी, ये zeta j है, zeta j minus zeta j, and it is valid for all j equal to 1, 2, 3 and up to so on। यानी कि अगर हम इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सेट बनाएं, उसको आप सेट A कह दें और इन नंबर्स को आप, ये जो पूरा सम लिखा हुआ और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, इस पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप किस से डिनोट कर दें, AI से डिनोट कर दें, ठीक है। तो या AJ से डिनोट कर दें, वेयर j is equal to 1, 2, 3 and up to so on, या j belongs to the set of natural numbers, i के बजाय set of natural numbers आ गए, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का जो सम लिखा हुआ है, ये दिस प्लस दिस, इसको आप bj से डिनोट कर लें और जो रिजल्टिंग सेट आता है j की वेरिएशन देने से, उस सेट को आप b बना लें, सेट b, एलिमेंट्स को bj से डिनोट करें, ठीक है। तो अब ज़रा देखें कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन आई है या नहीं आई। अब आपके पास क्या आ रहा है, इस चीज़ को, इस इनइक्वालिटी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए जे इज़ लेस देन और इक्वल टू बी जे, ठीक है, फॉर ऑल जे इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, या जे फॉर ऑल जे बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 1.2-12 ऑफ Ajit Kumar, the supremum of this set is less than or equal to the supremum of this set। ठीक हो गया। तो यानी कि the supremum of the set A, यानी कि supremum over J belonging to the set of natural numbers of this set is less than or equal to the supremum of this set over J belonging set of natural numbers। बीच में less than और equal आएगा। अब ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट का मैं डायरेक्ट यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक। अब ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से अपनी कॉपीज़ पर लिखते हैं। मेरा काम था इसको क्लियरली समझाना। सो दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम j बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू xi j माइनस ईटा j प्लस सुप्रीमम j belonging to the set of natural number, absolute value ईटा नहीं था, जीटा था, सॉरी, जीटा j माइनस जीटा j,
अब समझ आ गया? सो दिस इज़ इक्वल टू डी ऑफ, पहले x की टर्म्स आ रही हैं फिर z की टर्म्स आ रही हैं, तो ये डी ऑफ x z है प्लस डी ऑफ ये z y है। तो हमने क्या प्रूव किया? डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी। ठीक है, यहाँ पर चलें, लिख लें वेयर वी हैव यूज्ड the fact that if the set A is equal to AI where I belong to the set I and B is equal to BI where I belong to the set I, and if AI is less than or equal to BI for all I belonging to the set I, then the supremum of A is less than or equal to the supremum of B। चलें यूँ लिख लेंगे, फिर आपके नंबर्स नहीं कटेंगे और आपको भी याद रहेगा कि हमने इस जगह पर क्या काम किया था। सो होपफुली आपको ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करने आ गई है इस केस में। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की एग्जांपल आएगी मैं उसमें डिटेल्स बताए बगैर जो है वो यहाँ से ये लिख लूँगा। ये चीज़ नोट कर लें कि सुप्रीमम के लिए ये होल्ड करेगी, इन्फीमम के लिए भी होल्ड करेगी, इन्फीमम नहीं आएगा हमारी किसी भी एग्जांपल के अंदर, मैक्सिमम के लिए भी होल्ड करेगी। मैक्सिमम और सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं मैक्सिमम और सुप्रीमम। किसी किसी केस में सुप्रीमम और मैक्सिमम एक चीज़ हो जाती है, तो स्पेशल केसेस में सुप्रीमम कोई और हो जाता है, मैक्सिमम कुछ और होता है, क्योंकि कुछ सेट्स होते हैं उनके पास सुप्रीमम तो होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, बहरहाल जिसके पास मैक्सिमम है उसके पास सुप्रीमम भी होगा, तो ये थोड़े से इनमें डिफरेंस हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको बेसिक कैलकुलस में ऑलरेडी पता होंगी। आगे चलते हैं, इसको जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई, और ये एग्ज़ाम्पल कौन सी है इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख लिया होगा आपने 1.1-7। फंक्शन स्पेस आ गई आपके पास CAB, जिसके बारे में आप ऑलरेडी रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, the function space CA to B यानी कि CAB क्या है? ये तमाम तर ऐसे फंक्शंस की कलेक्शन है या सेट है जो कि इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस। मैट्रिक इसके ऊपर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा ये फिर अभी हम सीखेंगे। द फंक्शन स्पेस या द स्पेस CAB consists of all functions या all mappings continuous, defined and continuous, defined and continuous on the closed interval from A to B। क्लियर हो गया? अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कोई सा भी आप यहाँ से फंक्शन ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका एक एलिमेंट लेते हैं x, if x belong to CA to B, then x जो है वो किसके इक्वल होगा? x of t के इक्वल होगा। ठीक है, where t is a variable that
varies over this interval, यानी t belongs to a to b. ठीक है, and x of t is continuous. जब इसकी बात कर दी गई है कि ये कॉन्टीन्यूअस है और आगे नहीं बताया गया कि ये किस नंबर के ऊपर या किस इंटरवल या डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, तो इसका सिंपल या ऑब्वियस मीनिंग ये होगा कि आपका फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है. क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है किसके ऊपर? अपने डोमेन के ऊपर. इसकी डोमेन क्या थी? डोमेन ऑफ डेफिनेशन दिस क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी. तो इसलिए आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टीन्यूअस ऑन ए टू बी. लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें फिर भी कुछ नहीं होता. मैट्रिक किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? मैट्रिक द मैट्रिक D on C A to B is defined as, it is defined as D of x and y, where y is equal to y of t, is a continuous function on this interval. This is equal to the maximum over t belonging to the closed interval from a to b, the absolute value of x of t minus y of t. So this is the metric on this space C A to B. इस मैट्रिक पे ज़रा फोकस करें कि इसकी फॉर्म कैसी है. देखें, आपने क्या करना है कि इस इंटरवल से कोई सा भी पॉइंट लेना. मिसाल के तौर पर t नॉट ले लेता हूँ, ठीक है. इसके ऊपर आपने इस डिफरेंस को इवेल्युएट करना है, यानी कि x ऑफ t नॉट माइनस y ऑफ t नॉट निकालना और फिर इस डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, जैसा कि मैंने एक t नॉट बिलोंगिंग टू a टू b के लिए किया है, बिल्कुल इसी तरह से इस इंटरवल के हर एक पॉइंट इंक्लूडिंग a और b, उसके ऊपर आपने ये डिफरेंसेस और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाना है. ठीक है, फिर आपके पास जो रिजल्टिंग सेट बनेगा उस सेट का जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो तलाश करना. वो जो मैक्सिमम नंबर है इट इज़ इक्वल टू दिस थिंग विच इज़ द मैट्रिक ऑन दिस स्पेस. अब समझ आ गई कि ये मैट्रिक क्या है. अच्छा, अब चूँकि ये तकरीबन वैसा ही है जैसा पिछले केस में था, स्पेस एल इन्फिनिटी के केस में, तो इसलिए आई encourage you to prove that this matrix satisfies all of the axioms of a matrix M1 through M4. So it is your homework task to establish all these properties. तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर दे दिया, कर लीजिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं अब नेक्स्ट स्पेस करवाता हूँ विच इज़ द फाइनल स्पेस ऑफ दिस सेक्शन, द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. इसको भी आप लोगों ने BSc में पढ़ रखा हुआ है. डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, सपोज करें कि x कोई सा भी सेट है, लेट x बी एनी सेट. कैसे हैं इसके एलिमेंट्स, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. अब हम इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का मैट्रिक डिफाइन करेंगे जिसको डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं. उस मैट्रिक के साथ ये सेट जो है वो एक मैट्रिक स्पेस बन जाएगी जिसको हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं. ठीक है, let the metric D on X be defined as D of X and Y is equal to this is equal to 1 if X is not equal to Y, and it is equal to 0 if X is equal to Y. यानी कि जब x और x ये दोनों बराबर हों तो आंसर 0 आएगा, और जब ये दोनों बराबर ना हो, x y लिख दिया, वेर y इज़ नॉट इक्वल टू x, तो फिर मैट्रिक का आंसर 1 आएगा. ठीक है, तो ये इस तरह का मैट्रिक है.
अच्छा जी, तो ऐसे मैट्रिक को हम डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं। इसकी फॉर्म से नज़र आ रहा है कि ये डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो ये डिस्क्रीट है और इसको जब आप इसके साथ मिलाकर पेयर बनाएंगे, मैट्रिक स्पेस बनाएंगे, तो ये जो मैट्रिक स्पेस है एक्स टुगेदर विद द डिस्क्रीट मैट्रिक, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, सच अ मैट्रिक इज कॉल्ड, बल्कि सच अ मैट्रिक नहीं कहना चाहिए, दिस मैट्रिक इज कॉल्ड the discrete metric. ठीक है, and x together with the discrete metric is called the discrete metric space. ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, खुद ही अप्रूव करना है कि ये एक मेट्रिक है, मेट्रिक के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। शो दैट D satisfies M1 through M4, M1 से लेकर M4 तक तमाम तरह एक्सियम्स को ये सेटिस्फाई करता है। जल्दी से लिख लें, मैं इसका प्रूफ लिख लेता हूँ। M1, M2, M3 बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। M1 देखें, आपका जो मैट्रिक है इसके सिर्फ दो ही आंसर्स है, या 0 या 1, तो नॉन नेगेटिव है। तो ये क्लियर हो गया कि d ऑफ x एंड y इज आइदर 0 और 1, देयरफॉर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। d ऑफ x y इज आइदर 0 और 1, देयरफॉर d ऑफ x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। M2 d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यह सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये मैट्रिक 0 हो। क्या है पॉसिबिलिटी कि x और y आपस में इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास। M3 क्या है, d ऑफ एक्स वाई, दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू d ऑफ y x। d ऑफ एक्स वाई is equal to 1 if x is equal to y and it is equal to 0, sorry x not equal to, if x is equal to y। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, this is equal to 1 y not equal to x, 0 if y is equal to x। दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, this is equal to d of y x। M4 ये जल्दी से लिख लें आप लोग। M4 ये भी आसान है। इसके लिए फिर आप 3 नंबर्स लें, लेट x y z belong to the metric space x। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर्स इक्वल हैं, if x is equal to y is equal to z, then d of x y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। d of y z, d of z x, ये सारे के सारे 0 के इक्वल। ठीक है, and we therefore have d of x y is equal to d of x z प्लस d of z y। तो इस केस में हमारे पास ये, क्योंकि ये सारे 0 है, इसका आंसर 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, तो इसका मतलब है कि दिस सम इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया ना। तो इस स्पेशल केस में हमारे पास ये चीज़ आ गई।
एक और केस में भी ये इक्वेशन होल्ड करती है, वो क्या है कि x जो है वो y के इक्वल ना हो और x जो है वो z के इक्वल ना हो, लेकिन y जो है वो z के इक्वल हो। तो फिर d ऑफ एक्स वाई का आंसर 1 आएगा, d ऑफ एक्स जी इसका भी आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। देन d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। तो दोबारा से हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, दोबारा से हमारे पास इक्वेशन आई है, हमने इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है। तो इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए आप सपोज करें कि x नॉट इक्वल टू y है, x नॉट इक्वल टू z है एंड y नॉट इक्वल टू z है। तो फिर इस केस में ये 1 और ये 1, राइट हैंड साइड पर 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ गया, तो 1 इज़ लेस देन 2 है, तो आपके पास इनइक्वालिटी आ गई। देन वन विच इज़ इक्वल टू d ऑफ x एंड y इज़ लेस देन 2, ठीक है। 1 विच इज़ इक्वल टू d ऑफ x एंड y, तो बल्कि यूँ लिख लें, देन d ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 एंड 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई बिकॉज x एंड y आर नॉट इक्वल। तो इस 1 के बजाय d ऑफ एक्स वाई आगे प्लस है, और फिर इस 1 के बजाय d ऑफ वाई जी लिखते हैं। तो आपके पास क्या आया, दैट इज़ d ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन d ऑफ एक्स, सॉरी ये जो 1 था इसके बजाय एक्स जी लिखना है, मिस्टेक होगी, d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। तो इस 1 के बजाय d ऑफ एक्स जी लिख दिया बिकॉज x एंड z आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर d ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली z एंड y आर नॉट इक्वल, देयरफॉर d ऑफ z एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस 1 के बजाय d ऑफ एक्स जी और इस 1 के बजाय d ऑफ जी वाई आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास आया दिस थिंग इज लेस देन d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 d ऑफ एक्स वाई या तो इक्वल होगा या लेस होगा किससे, d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई से। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी इस्टेब्लिश होगी। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक जब वो एक्सियम सेटिस्फाई करता है M1 से लेकर M4, हैंस द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज एक्चुअली अ मैट्रिक स्पेस। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।